हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री कार्निवल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं या तो लेबोरेटरी में या फिर उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल सोर्सेज से, तो जो हमारे पास आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या होता है? इम्प्योर, राइट। तो अब बहुत ज़रूरी हो जाता है उस इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करना और उसकी प्योरिटी चेक करना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे प्योरीफाई करते हैं। सो प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हियर बेसिकली वी विल सी द separation of impurity from organic compound। कैसे निकाले हम impurity from organic compound। सो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। If I just list down the processes, the first technique is sublimation। ये सब टेक्निक्स आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। आई विल हाईली रिकमेंड फॉर दिस चैप्टर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले आप क्लास लो एंड देन उसके बाद आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगी एनसीईआरटी की एवरी लाइन। ओके, सो सब्लिमेशन। सेकेंड टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड टेक्निक डिस्टिलेशन। Fourth, differential extraction. And last, fifth one, chromatography। और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज क्रोमाटोग्राफी। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियोस आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। ओके, हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम क्रोमाटोग्राफी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्रोमाटोग्राफी। ओके, so now see, chromatography, as this name suggests, there is this chroma and chroma means color। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने क्रोमाटोग्राफी यूज करी, जब बहुत इनिशियली जब यूज होती थी क्रोमाटोग्राफी, तो वो मेनली किस लिए यूज होती थी? हम सेपरेट करते थे कलर्ड सब्सटेंसेस को जो कि हमने प्लांट में ढूंढे, कलर्ड सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट्स, हम उनको सेपरेट करते थे। फर्स्टली इनिशियली दैट इज व्हाई द नेम वाज क्रोमाटोग्राफी, कलर के डिपेंडेंस में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज द यूज ऑफ क्रोमाटोग्राफी, इट्स यूज। ओके, सबसे पहले हम इसके यूज के बारे में पढ़ते हैं। सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स। जब भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, ठीक है, आपको नहीं पता उसके अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, राइट, वो मिक्सचर है पूरा। सो अब हमको पहचानना है कि उसके अंदर कितने डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं। दैट इज व्हाई वी विल यूज क्रोमाटोग्राफी फॉर दैट। ओके, this is the first point. So here I am writing down, it is used to separate mixtures into their components, mixtures into their components। second point, ये था फर्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो कि हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, प्यूरिफिकेशन। सो क्रोमाटोग्राफी इज यूज टू प्यूरिफाई द कंपाउंड्स। ओके, इट इज यूज टू प्यूरिफाई द कंपाउंड, जो भी इम्प्योरिटी होगी हम वो निकाल देंगे। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, कि वो कितना प्योर है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो यूज्ड to test the purity of compound। ओके, सो ये हो गए मेरे यूज क्रोमाटोग्राफी के। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। अब मेरे पास जैसे क्रोमाटोग्राफी होती है, ठीक है, उसके अंदर हम ना तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। क्रोमाटोग्राफी में तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे आपके पास। तो जो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, दैट इज मेन थ्री कंपोनेंट्स आर दीज।
सबसे पहला कंपोनेंट होगा मेरा क्रोमेटोग्राफी में इज द स्टेशनरी फेज. So what is stationary phase? Stationary phase is that substance, or you can say it is that phase which is applied on the surface. ओके अभी हम सरफेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा टाइप का सरफेस होगा, बट स्टेशनरी फेज क्या है? वो फेज है जिसको मैं अपने सरफेस पे लगाती हूँ. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मिक्सचर. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास वो मिक्सचर है, दो कितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स का जिसको मुझे सेपरेट करना है. तो दूसरा कंपोनेंट इज माय मिक्सचर जिसमें मेरा कंपाउंड है दैट इज टू बी सेपरेटेड. ओके. देन द थर्ड कंपोनेंट इज द मोबाइल फेज. इट इज द मोबाइल फेस क्या होता है? आपका सॉल्वेंट. जो भी आप सॉल्वेंट यूज करोगे वो मोबाइल फेस की तरह एक्ट करता है. कैसे? अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं इन क्रोमेटोग्राफी. स्टेशनरी फेस, योर मिक्सचर, सैंपल, एंड थर्ड दैट इज द सॉल्वेंट, मोबाइल फेस. ओके. Now the main part, that is the principle it is based upon. Okay, so it is based on the difference in the rates at which the components of a mixture move through a stationary phase under the influence of a mobile phase. So basically मैं जो ये लाइन है ये क्या कहना चाह रही है? ये कह रही है कि आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, उस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. अब वो डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट रेट के साथ मूव कर सकते हैं ऊपर. सी अभी हम पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं किसके साथ कैसे मूव करेंगे, बट हियर दिस इज जस्ट अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी कि यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं मूव करना. और मूव कैसे करेंगे? वो मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज. और किस पे करेंगे? मूव थ्रू अ स्टेशनरी फेज. ठीक है. स्टेशनरी फेज के ऊपर होते हैं, मोबाइल फेज के साथ मूव करते हैं, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट स्टेशनरी फेज जो स्टेशनरी रहेगा, जो अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा, मोबाइल फेज जो मूव करता रहेगा. तो कंपोनेंट्स को मूव कौन करवाएगा? मोबाइल फेज मूव करवाएगा. दैट इज व्हाई इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन द रेट्स एट विच द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर मूव थ्रू अ स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज. क्लियर? आई होप प्रिंसिपल समझ आ गया होगा, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सी there are two different techniques in chromatography. That is, दो डिफरेंट टेक्निक होती है जिसपे मेरी क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है. हम उन्हीं दो टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे. Two different techniques in chromatography. Okay, so the first technique, it's a adsorption chromatography. It is the adsorption chromatography. And the next technique is partition chromatography. Partition chromatography. दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि हम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो मेरा मिक्सचर होता है कंपाउंड का, उसको हम एड्सॉर्ब करवाते हैं ऑन द स्टेशनरी फेज. तो यहाँ पर जो मेरा सैंपल है, आप सैंपल कह सकते हो, सैंपल गेट एड्सॉर्ब्ड on the stationary phase. Adsorbed on the stationary phase. I am writing SP. It is stationary phase. Okay. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या है? यहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं होगा. यहाँ पे आपका जो सैंपल है, जो मिक्सचर है कंपाउंड का, वो एड्सॉर्ब्ड नहीं होगा स्टेशनरी फेज पे, बट वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में पार्टीशन जरूर होगा मोबाइल फेज के साथ. ठीक है. सो हियर विद मोबाइल फेज, with mobile phase, its different components, its different components get partitioned.
बस यहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं होता कंपोनेंट्स का स्टेशनरी फेज के ऊपर। ठीक है, यही डिफरेंस है दो क्रोमेटोग्राफीज में। दोनों क्रोमेटोग्राफी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सी, in this technique, the mixture of substances is applied onto a stationary phase which may be liquid or solid. क्या कहना चाह रहा है? मैंने आपको बताया कि मेरे पास तीन कंपोनेंट है। ठीक है, तीन कंपोनेंट में एक है स्टेशनरी फेज, एक है मेरे पास मिक्सचर और एक है मोबाइल फेज। तो ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मैं मिक्सचर को अपने स्टेशनरी फेज पे लगाऊंगी। ठीक है, स्टेशनरी फेज हमने बना लिया था। कैसे बनाया था? एक सरफेस के ऊपर कोई भी फेज लगा के, वो हो गया हमारा स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज के ऊपर हमने मिक्सचर लगाया, और वो मिक्सचर मेरा लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। हम दोनों फेजेस में से कोई भी फेज ले सकते हैं, लिक्विड फेज भी ले सकते हैं मिक्सचर का, सॉलिड फेज भी ले सकते हैं जो हमने स्टेशनरी फेज पे लगाया। क्लियर? ये पॉइंट ये कह रहा है। देन अ प्योर सॉल्वेंट or a mixture of solvent or a gas is allowed to move slowly over the stationary phase. It is saying, जो मैंने बोला कि हम मोबाइल फेस यूज करते हैं और वो होता क्या है? सॉल्वेंट, राइट? तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है, ये आपका मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है, ये आपका गैस भी हो सकता है, जो कि धीरे धीरे मूव करेगा स्टेशनरी फेज के ऊपर। ठीक है, कैसे? अभी पढ़ेंगे बस। ठीक है, तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि हम सॉल्वेंट में हम प्योर भी ले सकते हैं, मिक्सचर भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सेइंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर जनरली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। पता है हमको ये बात कि कंपोनेंट सेपरेट होंगे, राइट? द मूविंग फेज इज कॉल्ड मोबाइल फेज। ये भी हमको पता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मूविंग फेज क्या होता है, जो मूव करता है, तो तभी नाम पड़ा है मोबाइल फेज। क्लियर? आई होप ये चीज जो जनरल क्रोमेटोग्राफी था सब समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी दो तरीकों से कराई जाती है। ठीक है, या तो हम कॉलम की हेल्प ले लें, कॉलम की हेल्प ले लें, या तो मैं थिन लेयर की हेल्प ले लूं। थिन लेयर मतलब अभी बताऊंगी क्या मतलब है इसका। सो अगर मैं कॉलम की हेल्प ले लेती हूँ, इट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और अगर मैं थिन लेयर की हेल्प ले लेती हूँ, सो इट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कंप्लीट कर लेना। सो दीज आर टू डिफरेंट टेक्निक्स जो हम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में पढ़ते हैं। और मैंने आपको एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में ऑलरेडी बता दिया कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स जो आपके पास मिक्सचर है उसके अंदर कंपाउंड कंपोनेंट्स हैं उसके डिफरेंट। सो वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर में, वो डिफरेंट रेट से ही एब्जॉर्ब होंगे। अब कहाँ पे? स्टेशनरी फेज के ऊपर। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन, it is based on different components, different components are adsorbed, are adsorbed on an adsorbent, और वो adsorbent क्या है? stationary phase ही तो है। so on an adsorbent, that is sp, stationary phase, to different extent, डिफरेंट टाइप से वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं। किसके ऊपर? स्टेशनरी फेज के ऊपर। ठीक है, यही होता है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसमें। ठीक है, सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी ओवर हियर। सी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी क्या है क्रोमेटोग्राफी, क्या होता है इसके अंदर, एंड देन हम ये कुछ लाइंस पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी की ही लाइंस हैं, और फिर ये फोटो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्लास ट्यूब।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हम हर क्रोमाटोग्राफी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेते हैं, तो दैट इज वाई हम यहाँ पे लेते हैं ग्लास ट्यूब, जो कि कैसी दिखती है, आपको फोटो यहाँ पर दिख रही है, ये देखो यहाँ पर ऐसी हम, ये ग्लास ट्यूब है तो ऐसी हम ग्लास ट्यूब लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। देन इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम स्टेशनरी फेस को भरते हैं। देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने स्टेशनरी फेस एड्सॉर्बेंट, यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट। सो इट इज, हम सबसे पहले ग्लास ट्यूब लेंगे, उस ग्लास ट्यूब के अंदर स्टेशनरी फेस को भरेंगे। सो स्टेशनरी फेस इज filled in this. This is our second point. ठीक है, अब वो स्टेशनरी फेज क्या होगा मैम, ये तो बता दो। सो स्टेशनरी फेज और योर एड्सॉर्बेंट इज सिलिका जेल, आप सिलिका जेल ले लो, या फिर हम एलुमिना भी लेते हैं, आप एलुमिना ले लो। और वन थिंग मोर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम या तो सिलिका जेल उसमें भर लें या एल्यूमिनियम भर लें और हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भर लें, ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ भी डालो एज अ एड्सॉर्बेंट इन योर ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट सेज, अब आप सर्फ आपने डाल दिया स्टेशनरी फेज, ठीक है, अब आप डालोगे मिक्सचर, ठीक है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, अगर वो सॉलिड है तो उसको पहले किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिला के उसका लिक्विड बना के उसको अब हम डाल देंगे ट्यूब के अंदर। समझ आया क्या बोला मैंने बोला मिक्सचर को अब हमने ऐड करना है ट्यूब के अंदर, मिक्सचर इज एडेड इन द ट्यूब, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, एडेड इन द ट्यूब, ठीक है, हमने मिक्सचर को डाल दिया, मैंने बताया अगर मिक्सचर सॉलिड है तो हम क्या करेंगे, उसको किसी भी सॉल्वेंट में घोल कर उसका लिक्विड बनाकर उसका मिक्सचर बनाकर हमने डाल दिया, तो वो पूरा स्टेशनरी फेज पे आ जाएगा, क्या होगा, स्टेशनरी फेज पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, राइट वो पूरा मिक्सचर जब हमने ट्यूब के अंदर डाला, उस ट्यूब के अंदर ऑलरेडी स्टेशनरी फेज प्रेजेंट है, सो दिस विल which will get absorbed, it will get absorbed। देखो आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है कि मैम व्हाट इज दिस एड्सॉर्ब एंड व्हाट इज एब्सॉर्ब, तो मैं बता दूं कि एड्सॉर्ब्ड मतलब होता है डी, दैट इज वो सिर्फ सरफेस पे रह रहा है, वो अंदर तक नहीं जा रहा, मतलब जैसे अगर मैंने सिलिका जेल लगाया, ठीक है, एक तो सिलिका जेल की ऊपर की सरफेस की लेयर होगी और एक नीचे का अंदर पार्ट होगा उसका अंदर, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि जब मैंने उसके ऊपर मिक्सचर डाला, मैंने सिलिका जेल भरा था अपनी ट्यूब के अंदर, फिर मैंने उसमें जब मिक्सचर डाला तो वो जो मिक्सचर है वो सिर्फ और सिर्फ सिलिका जेल के सरफेस पे रहा, वो अंदर बल्क में नहीं गया, दैट इज वाई इट इज एड्सॉर्ब्ड नॉट एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, ये मतलब है, बाकी हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इन डिटेल। सो विच विल गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द स्टेशनरी फेज, कहाँ पे एड्सॉर्ब हुआ भाई, एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हुआ, ऑन द स्टेशनरी फेज पे एड्सॉर्ब हुआ, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज अब लूं, मेरे पास मिक्सचर था, अब मैंने लिया है, उस मिक्सचर के अंदर ना 3 कंपोनेंट्स हैं, ए बी सी, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है ये ब्लैक वाला, इसमें ए प्लस बी प्लस सी डिफरेंट कंपोनेंट्स है, राइट, तो ये हो गया मेरा मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स इन इट, ठीक है, इसके अंदर है 3 कंपोनेंट्स, राइट। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में हम डालते हैं अपना सॉल्वेंट, ठीक है, सो इन द लास्ट सॉल्वेंट इज एडेड, और वो सॉल्वेंट किसकी तरह एक्ट करता है, अभी हमने बताया मोबाइल फेस की तरह, वो होता है हमारा मोबाइल फेस, सो मोबाइल फेस और सॉल्वेंट इज एडेड, ठीक है। तो अब देखो इसका काम क्या हुआ सॉल्वेंट का, सबसे पहले इस पे आओ, दैट इज दिस फोटो,
फोटो से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मैंने बताया हमने स्टेशनरी फेज भरा ग्लास ट्यूब के अंदर, गॉट इट, एड्सॉर्बिंग। देन उसके बाद मैंने मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स डाला, दैट इज A प्लस B प्लस C। उसमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट है, आप 4 ले लो, आप 5 ले लो, आप डिफरेंट टाइप्स ले लो, आपको पता भी नहीं है कि उसके अंदर कितने हैं, हम यही तो पता कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि A प्लस B प्लस C है, ठीक है। देन उसके बाद हमने सॉल्वेंट की लेयर डाल दी, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले तो आपके पास ये जो मिक्सचर है, जो ये A प्लस B प्लस C है, ये सेपरेट होना शुरू होगा डिफरेंट बैंड्स में। मतलब देखो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है ये B प्लस C को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक वाला अब A को कर रहा है, एंड दिस इज योर सॉल्वेंट नाउ, ठीक है। फिर यही आपका अब सॉल्वेंट है और अब आपके पास 3 बैंड्स आ चुके हैं, राइट। तो आपके पास ये 3 डिफरेंट बैंड्स आ गए, मतलब आपके पास सेपरेशन हो गया आपके मिक्सचर का इन 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। तभी हमको पता लगा कि 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब ये कंपोनेंट अब सेपरेट कैसे हुए, देखो, मैंने बोला था कि जब मैंने अपने स्टेशनरी फेज के बाद मिक्सचर डाला तो वो एड्सॉर्ब होंगे स्टेशनरी फेज पे, करेक्ट। मैंने यहाँ पे एक और चीज बोली थी एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में, अगर आपने यहाँ पर देखा हो, दैट इज सी। एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में यहाँ पर मैंने एक चीज बोली थी, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन एड्सॉर्बेंट टू डिफरेंट एक्सटेंट, वो डिफरेंट एक्सटेंट से एड्सॉर्ब होंगी, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ABC तीनों डिफरेंट एक्सटेंट से एड्सॉर्ब हो रहे हैं मेरे स्टेशनरी फेस पे, इसका मतलब वो 3 डिफरेंट बैंड्स दे सकते हैं, राइट। मतलब सबसे पहले तो B प्लस C कम एड्सॉर्ब हुआ, ए तो बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब हो गया, ठीक है। तो ए ऊपर ही रह गया, बी प्लस सी थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि वो कम एड्सॉर्ब हुआ, वो नीचे की तरफ आ गया निकलने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद बी प्लस सी में से भी जब हमने बाद में देखा तो सी और कम एड्सॉर्ब हुआ स्टेशनरी फेज पे, वो और नीचे फ्लो कर गया। बट बी सिंस थोड़ा ज्यादा एड्सॉर्ब था स्टेशनरी फेज पे तो वो ऊपर रह गया। दैट इज वाई आई हैव दीज 3 डिफरेंट बैंड्स A B C, ठीक है। किस लिए आए, डिफरेंट एड्सॉर्प्शन में पावर से, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाला पॉइंट देखो, component which is less adsorbed on the stationary phase will get separated first, correct, because मैंने यहाँ पे यही तो बोला, B plus C बहुत कम एड्सॉर्ब हुए, A ज्यादा एड्सॉर्ब हुआ स्टेशनरी फेज पे, दैट इज वाई उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज पे ज्यादा रही, वो अपने बैंड पे ऊपर ही रहा और B प्लस C थोड़ा नीचे आ गए, ठीक है, क्योंकि ये कम अट्रैक्शन फेस करे। यू कैन से एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू अट्रैक्शन, ठीक है। एड्सॉर्प्शन में क्या है, हम सरफेस पे चिपक रहे हैं, चिपकना कैसे होता है, अट्रैक्शन से। तो अगर चिपकना कम हुआ मतलब अट्रैक्शन कम हुआ तो वो नीचे आ जाएंगे। देन अगर आप यहाँ पर देखो तो ABC में सबसे कम चिपका कौन, सबसे कम अट्रैक्शन किसने फेस करी, C ने, क्योंकि C सबसे नीचे आ गया। तो यहाँ पे यही लिखा है which is less adsorbed on the stationary phase will get separated first. Got it? Okay. Now the next point. Adsorption chromatography is based on the ability of different compounds to get adsorbed on an adsorbent to different degrees. ये अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया था, मैंने ऊपर लिखवाया था ये पॉइंट, दैट एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी इसी पे ही डिपेंड करती है कि वो जो डिफरेंट कंपाउंड्स है मेरे मिक्सचर में वो कितना एड्सॉर्ब हो रहे हैं एड्सॉर्बेंट पे डिफरेंट एक्सटेंट से। मतलब A B C में से कौन सबसे पहले एड्सॉर्ब हुआ, कौन सबसे बाद में एड्सॉर्ब हुआ, इसी पे डिपेंड करेगा आपका पूरा सेपरेशन। आई होप ये ओवरव्यू आपको पूरा कॉलम क्रोमैटोग्राफी का समझ आ गया होगा, राइट। तो अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछूं कि अगर आपको अभी एड्सॉर्बिंग पावर अगर कंपेयर करनी है A B C में से तो कैसे ऑर्डर बताओगे, सोचो और मेरे को बताओ। पता लग गया होगा। अब देखो, मैंने बोला ABC में से C सबसे नीचे है, ठीक है, तो वो सबसे कम एड्सॉर्ब हुआ है, इसका मतलब तभी तो सबसे नीचे आ गया। अगर वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करता सिलिका जेल के लिए तो वो ऊपर होता, क्योंकि वो ऊपर थोड़ा होल्ड करके रखता, बट नीचे आ गया फ्लो करके। दैट मीन्स C सबसे कम एड्सॉर्बिंग पावर रख रहा है। तो मेरा जो ऑर्डर होगा दैट विल बी C सबसे लीस्ट, देन इट वुड बी B एंड देन इट वुड बी A। दिस इज योर एड्सॉर्बिंग पावर, ठीक है। ए सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब्ड है ऑन सिलिका जेल, ओके। नाउ
ये हम कब यूज करते हैं? एग्जाम्पल ऑफ इट, एग्जाम्पल ऑफ दिस, जब हमको ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन्स को सेपरेट करना होता है, देन वी एम्प्लॉय दिस टेक्निक, दैट इज कॉलम क्रोमैटोग्राफी. So it is used to separate ortho and para nitrophenol nitroanilenes. ठीक है, इनके सेपरेशन में यूज करते हैं. एंड इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट ब्लू एंड रेड डाइज, इसमें हम सेपरेट करते हैं. ठीक है, सो ये पूरी आपकी थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था कॉलम क्रोमैटोग्राफी का, कैसे हम क्या करते हैं. ठीक है, और अगर आपका ये क्वेश्चन आ रहा है मैम ये बैंड्स मिल गए अब क्या करेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना होता. ये बैंड्स मिल गए हमको, ऊपर हमने सॉल्वेंट डाला था, और सॉल्वेंट डालते हैं. सॉल्वेंट के थ्रू वो जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज सी. ठीक है, सबसे पहले तो सी ही नीचे आएगा क्योंकि सी सबसे नीचे है. तो मोबाइल फेस के थ्रू नीचे आना शुरू कर देते हैं. हम नीचे कुछ भी ले लो, बीकर ले लो, कॉनिकल फ्लास्क ले लो, इसमें हम कलेक्ट करते हैं जब तक पूरा सी ना आ जाए. सी आ गया, उसके बाद क्या करना है, सॉल्वेंट और सी को ही तो सेपरेट करना है. फिर आप सेपरेटिंग फनल से या फिर डिस्टिलेशन से नॉर्मल हम सॉल्वेंट को और सी को सेपरेट कर देते हैं. देन अगेन आप बी को लेकर आओगे, बी को अलग बीकर में लोगे, बी सेपरेट हो जाएगा, देन ए सेपरेट हो जाएगा बाय दिस मोबाइल फेज ओनली, क्योंकि मोबाइल फेज के थ्रू ये मूव कर रहे हैं और स्टेशनरी फेज के ऊपर ये एड्सॉर्ब हुए थे. तो यही मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं और मोबाइल फेज के थ्रू नीचे मूव करते हैं. ठीक है, सो कॉलम क्रोमैटोग्राफी इज डन नाउ. आई होप पूरा कॉलम क्रोमैटोग्राफी आपको क्लियर होगा. नाउ द नेक्स्ट दैट इज थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी. थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी ऑल्सो नोन एज टीएलसी. ठीक है, सो टीएलसी में हम क्या लेते हैं, ग्लास प्लेट लेते हैं. कॉलम में हमने क्या लिया था, ग्लास ट्यूब ली थी, यहाँ पर अब हम ग्लास प्लेट लेंगे. ठीक है, उस ग्लास प्लेट के ऊपर हम लगाएंगे स्टेशनरी फेस. सो स्टेशनरी फेस इज अप्लाइड on the glass plate, on the glass plate. ठीक है, हमने ग्लास प्लेट ली थी, उसके ऊपर हमने स्टेशनरी फेस लगा लिया. कितना मोटा स्टेशनरी फेस लगाया, 0.2 mm का, उससे ज्यादा मोटा नहीं लगाना होता. ठीक है, ये बस एक डायमेंशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना. सो स्टेशनरी फेस हमने अब क्या अप्लाई किया, आप सिलिका जेल अप्लाई कर सकते हो और आप एल्यूमिना भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, हम ये जब हमने अप्लाई कर दिया ग्लास प्लेट के ऊपर, तो जो अब आपको ग्लास प्लेट मिली उसको हम बोलते हैं क्रोमा प्लेट. क्या बोलते हैं, क्रोमा प्लेट. ठीक है, अब मेरे पास क्रोमा प्लेट आ चुकी है, अब मैं अपनी क्रोमैटोग्राफी स्टार्ट करूंगी. तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ये मैं अपनी क्रोमा प्लेट ड्रॉ कर लेती हूँ. ये हो गई मेरी क्रोमा प्लेट. ठीक है, अब इस प्लेट के ऊपर हमने इस ग्लास प्लेट के ऊपर हमने स्टेशनरी फेस लगाया था. ठीक है, ये मेरी क्रोमा प्लेट बन गई थी. अब इस क्रोमा प्लेट के 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ 2 सेंटीमीटर से ऊपर. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली. अब इस लाइन के ऊपर मैं अपना स्पॉट डालती हूँ. मैं जो मेरे पास ऑर्गेनिक मिक्सचर था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर था जो मुझे सेपरेट करना था, उसी को मैं यहाँ पर स्पॉट करूंगी विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब. मैंने इस लाइन पे डाल दिया. ठीक है, देन उसके बाद अब हम इसको ड्राई होने देते हैं ताकि ये स्पॉट सूख जाए. फिर उसके बाद हम इस क्रोमा प्लेट को उठा के एक जार के अंदर रख देते हैं. ठीक है, एक जार के अंदर हमने रख दिया जो कि क्लोज्ड जार होना चाहिए. तो ऐसे बना लेते हैं कि ये मेरा जार है और हमने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया. ठीक है, लिड लगा दी. अब इस जार के अंदर प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट. तो ये रहा मेरा सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट क्या है, मोबाइल फेस. ये सॉल्वेंट क्या है मेरे पास, मोबाइल फेस. ठीक है, अब विद टाइम क्या होगा, अब हम छोड़ देते हैं इसको ऐसे रख के. तो विद टाइम क्या होगा, ये सॉल्वेंट ऊपर जाना शुरू होगा. ठीक है, तो मैं यहां पर लेती हूं दैट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स कि सॉल्वेंट यहां तक ऊपर तक मूव किया. ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्रोमा प्लेट बाहर निकाल दी, उसके बाद हमने कराना बंद कर दिया. सो दिस इज द सॉल्वेंट लाइन कि सॉल्वेंट यहां तक आया. ठीक है,
अब यहाँ पर जब सॉल्वेंट यहाँ तक आ गया, जो हमने ऑर्गेनिक मिक्सचर स्पॉट किया था अपने इस लाइन के ऊपर, वो पहले तो एब्जॉर्ब हुआ होगा स्टेशनरी फेज पे, करेक्ट, बट फिर जब हमने मोबाइल फेज डाला तो मोबाइल फेज के अलोंग वो मूव भी तो करेगा, उसके डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट भी तो होंगे। तो यहाँ पर अब हमको डिफरेंट कलर के कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं मान रही हूं कि मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें, तो 3 डिफरेंट कलर्स मैंने बना दिए। ठीक है, ये मैंने 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स बना दिए कि ये इन 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स में अब ये आया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लेबल कर दूं, ये आपका था मिक्सचर, दिस वॉज योर क्रोमा प्लेट। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर डिस्टेंस नोट करते हैं। सबसे पहला डिस्टेंस हम नोट करते हैं, ये 0.2 सेंटीमीटर से, ये 0.2 सेंटीमीटर से आपका सॉल्वेंट कितना ऊपर तक गया, इस लाइन को हम बोलते हैं कि सॉल्वेंट कितना ऊपर तक गया, तो आई एम नेमिंग इट जेड। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि ऑरेंज स्पॉट कितना ऊपर तक गया, तो ऑरेंज एक बेसिकली कंपोनेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट है, तो ऑरेंज कंपोनेंट कितना ऊपर तक गया, इसको हम बोल देते हैं वाई। ठीक है, रेड वाला कितने तक गया, इसको मैं बोल देती हूँ एक्स, और ब्लू वाला कितने तक गया, इसको मैं बोल दूंगी ए, ये ए है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आर एफ वैल्यू निकालती हूँ। व्हाट इज आर एफ वैल्यू? आर एफ इज द रिटेंशन फैक्टर, जो रिटेंशन फैक्टर हमारा निकलता है कि मेरा जो सब्सटेंस था वो कितना ऊपर तक मूव किया रिलेटिव टू द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट कितना ऊपर मूव किया होगा। सो इट इज द रिटेंशन फैक्टर एंड इट इज रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं का फॉर्मूला, इट इज distance moved by the substance, moved by the substance from this baseline, that is this 2 centimeter above. So it is from the baseline, from distance moved by the solvent from the baseline only, हम baseline से ही distance measure करेंगे। ठीक है, तो अब जरा निकालते हैं यहाँ पे आर एफ वैल्यू डिफरेंट कंपोनेंट्स की। सो आर एफ, फर्स्टली हम आर एफ वैल्यू निकाल रहे हैं इस स्पॉट की, तो यहाँ पर मैं नेम कर देती हूँ, दैट इज दिस स्पॉट इज ए, दिस नॉट ए कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी एंड दिस इज कैपिटल सी। ओके, सो ये हमारे पास 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ओके, सो आर एफ वैल्यू ऑफ ए स्पॉट में निकाल रही हूँ सबसे पहले। तो आर एफ वैल्यू ए स्पॉट की क्या होगी, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्सटेंस कितना मूव किया। सो सब्सटेंस मूव किया y डिस्टेंस, ओके, सो इट इज y अपॉन सॉल्वेंट कितना मूव किया z, सो इट वुड बी z। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर आर एफ वैल्यू देखूं बी कंपोनेंट की, बी वाला कितना मूव किया x, x डिवाइडेड बाय z, और अगर मैं आर एफ कॉम्पोनेंट, आर एफ फैक्टर देखूं अपने सी कॉम्पोनेंट का, दैट वुड बी ए डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, अब मैं अगर यहां से आपसे पूछूं कि कौन सा कॉम्पोनेंट ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ स्टेशनरी फेज के ऊपर, तो हम कैसे बताएंगे, जरा सोचो। देखो, आर एफ वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पोनेंट, राइट, दैट इज वाई। ठीक है, मैं अभी ए स्पॉट की बात कर रही हूँ, तो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ए कंपोनेंट है, वो ए कंपोनेंट कम एड्सॉर्ब होगा अगर स्टेशनरी फेज पे, अगर कम स्टिक होगा स्टेशनरी फेज पे, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा, करेक्ट। और अगर वो ज्यादा दूर तक गया, अगर y की वैल्यू बढ़ी, तो आर एफ वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ आर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्बिंग पावर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्बिंग पावर, क्योंकि जितना कम एड्सॉर्ब होगा, जितना कम स्टिक होगा स्टेशनरी फेज पे, उतना दूर तक जाएगा और उतनी ज्यादा आर एफ वैल्यू होगी। ठीक है, देन हमारा एक और नेक्स्ट रिलेशन आता है आर एफ वैल्यू का टू द पोलैरिटी, और आर एफ वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अगेन पोलैरिटी के। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पोलर हुआ, मैं बोल रही हूं, इफ आपके पास
पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी एक कंपोनेंट पोलर है तो वो पोलर और ज्यादा इंटरेक्शन दिखाएगा आपके स्टेशनरी फेज के साथ, दैट इज सिलिका जेल के साथ। और अगर उसके साथ इंटरेक्शन दिखाई ज्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दिखाई तो वो एड्सॉर्ब हो गया, और अगर एड्सॉर्ब हो गया it will move slowly through the mobile phase, through your plate. Okay, so that is why if polar molecule is there, there will be more interaction, there will be more interaction with the stationary phase, और वो उतना slowly move करेगा, slowly movement, ठीक है। दैट इज वाई पोलैरिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RF वैल्यू। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बस एक कंक्लूडिंग लाइन लिखवा दूं इस पोलैरिटी के लिए, दैट विल बी ओवर हियर, दैट इज लेस पोलर मॉलिक्यूल, अगर जितना कम पोलर होगा उतना इजीली मूव करेगा क्योंकि कम इंटरेक्शन हुई, सो लेस पोलर मॉलिक्यूल मूव मोर क्विकली, move more quickly, and there will be higher RF values. I hope ये पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप क्रोमा प्लेट को ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये सब कलर्ड स्पॉट्स थे, राइट। तो आपको अपनी आंखों से ऐसे ही दिख पा रहा है, ठीक है। बट अब अगर मैं बोलूं कि आपके पास कलरलेस है मिक्सचर, ठीक है, उसके अंदर कलरलेस है, जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको नहीं दिख पाएंगे, तो आप कैसे देखोगे। सो इन द केस ऑफ कलरलेस मिक्सचर प्लेट, जब हमने पूरा क्रोमा प्लेट तैयार कर ली, सेम प्रोसीजर है, सॉल्वेंट में डाल लिया, सेपरेट हो गया, सब कुछ हो गया, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्लेस करेंगे यूवी चैम्बर के अंदर, वेयर यूवी लाइट चैम्बर के अंदर। यूवी लाइट, सो बेसिकली कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो विजिबल लाइट में कलर नहीं देते हैं बट यूवी लाइट में दे देते हैं, राइट। जो फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स हैं जो यूवी लाइट में कलर दे सकते हैं उनको हम यूवी लाइट में रखेंगे और आपके पास स्पॉट्स नजर आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। देन सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, आप आयोडीन चैम्बर में भी रख सकते हो। सो आयोडीन चैम्बर इज बेसिकली, हमने आयोडीन के क्रिस्टल्स लिए और आयोडीन के क्रिस्टल्स हमने एक बीकर में रख दिए, ठीक है, इन अ बीकर, और उसके बाद हमने उसके अंदर अपनी क्रोमा प्लेट डाली जो कि प्रिपेयर्ड थी पूरी की पूरी, और हमने उसको बंद कर दिया, ऊपर से लिड लगा दी। तो क्या होता है, आयोडीन हमें पता है ब्राउनिश कलर का होता है और आयोडीन वेपराइज होता है, राइट। सो यहाँ पे ब्राउनिश कलर की वजह से जो आपके स्पॉट्स होते हैं ना क्रोमा प्लेट में, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो ब्राउनिश कलर, और आपको ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगते हैं अपनी क्रोमा प्लेट पे। दैट इज व्हाई आयोडीन क्रिस्टल्स इन अ बीकर आल्सो यूज्ड इफ यू हैव कलरलेस मिक्सचर, ठीक है। देन द लास्ट वन, दैट इज स्प्रेइंग स्पेसिफिक रिएजेंट ऑन द प्लेट। हमारे पास प्लेट है क्रोमा प्लेट, उसके ऊपर मैं कुछ सुटेबल स्प्रेइंग एजेंट्स डालूंगी, ठीक है। सो स्प्रेइंग ऑन द प्लेट, सो अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं स्प्रेइंग ऑन द प्लेट का, सो इफ आपके पास एग्जाम्पल, इफ मेरे पास अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स को मैंने स्पॉट किया था, तो अगर मेरे को अमीनो एसिड डिटेक्ट करने हैं तो हम निनहाइड्रिन स्प्रे करते हैं। आपने पढ़ा होगा निनहाइड्रिन यूज होता है अमीनो एसिड की डिटेक्शन के लिए। सो अमीनो एसिड्स may be detected, amino acids may be detected with निनहाइड्रिन। हम निनहाइड्रिन को स्प्रे करेंगे क्रोमा प्लेट के ऊपर और मेरे पास अमीनो एसिड, निनहाइड्रिन अमीनो एसिड्स के स्पॉट्स नजर आ जाएंगे विद निनहाइड्रिन। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल फॉर दिस वन। और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो आपके स्पॉट्स हैं दैट इज द स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड will absorb, which absorb iodine, उनके स्पॉट्स कौन से कलर के हो जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स के हो जाते हैं, will show up brown color, will show up brown color।
ओके, सो ये पूरा था आपका टीएलसी के बारे में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में. सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, राइट. और क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स होती हैं, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. तो अभी हमने एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में इन डिटेल पढ़ लिया है. कॉलम कंप्लीट हो गया, टीएलसी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखेंगे. ओके, आई होप आपको ये पूरा क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक समझ आया होगा. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. We will meet in the next video. Thank you. Bye bye.